हिंदू राव हॉस्पिटल में गई थी, आपको पता है क्या था, बुजुर्गों के लिए लड़ रही थी। लेकिन बुजुर्गों के लिए मैं क्यों लड़ रही थी, इससे किसको प्रॉब्लम हुई? इससे प्रॉब्लम हुई वहाँ के जो एमएस है, डॉक्टर आनंद उनका नाम है। और एक जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप ज़रा सोचिए कि उस हॉस्पिटल में जो गार्ड्स लगे हैं वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? जानकारी ये मिली कि जहां पर दवाइयां बंटती हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं करता है। तो क्यों नहीं काम करता है? समझ जाइए, समझदार को इशारा ही काफी है। यदि किसी पेशेंट के साथ अभद्रता हो रही हो या फिर कोई विसल ब्लोअर, जैसे कि मैं गई थी और मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से अनियमितताएं वहां पर, इरेगुलरिटीज वहां पे लगातार बनी हुई है, वो दिखाने जब मैं गई तो वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, क्योंकि मैंने जो शूट किया था उसको तो डिलीट कर दिया। ये जो गुंडे लगाए गए हैं एमएस साहब के द्वारा वो डिलीट कर दिया गया। थोड़ा आगे आइए आप, उसको डिलीट कर दिया गया। और जो दूसरा ऑप्शन था वो था सीसीटीवी कैमरा, जिसके जरिए ये देखा जा सकता था कि वहां पर चल क्या रहा था, मेरे साथ किस तरीके से मुझसे बिहेव हो रहा था। वो जो गार्ड है, लेडी गार्ड, वो कैसे मेल गार्ड को इशारा कर रही थी। और आप सोचिए, एक महिला पत्रकार को वहां के मेल गार्ड के जरिए उसके साथ मैन हैंडल किया जाता है, छीना झपटी की जाती है, मेरा मोबाइल छीन लिया जाता है, क्योंकि जो लेडी गार्ड है वो छीनने की कोशिश कर रही थी, वो छीन पा नहीं रही थी, तो वो इशारा करती है, फिर वो मेल गार्ड मेरे से फोन छीन कर ले जाता है। अब ये सारा सिनेरियो आप जानते हैं, लेकिन मैं अंदर खाने की जो जानकारी लेकर आई हूँ वो इसके अंदर सारा डिटेल अभी आपके सामने मैं देने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी अभी फिलहाल हिंदू राव में लगी हुई है, आउटसोर्स्ड कंपनी है, गोरखा सिक्योरिटी नाम से ये कंपनी है। आर.के. सिंह है कोई जो इस सिक्योरिटी को चलाते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि ये जो एजेंसी है, ये सिक्योरिटी एजेंसी जो है, ये ब्लैक लिस्टेड है। इसको दिल्ली सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बावजूद इसी सिक्योरिटी को एक्सटेंशन दे रहे हैं जो एमएस साहब है। आखिर कौन सा इंटरेस्ट छिपा है? क्या और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये काम नहीं मिलना चाहिए? और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करती थी। जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट एक सिक्योरिटी कंपनी को देना चाहिए वो नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें जितने एम्प्लॉयज वहां पर लगा रखे हैं उनको जो वेतन देना चाहिए उस वेतन में कटौती करके ये कंपनी उन्हें वेतन देती थी। ये सारे कंप्लेंट जो है इनके स्टाफ ने ही आगे बढ़ाया था, जिसके बाद इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी आखिर हिंदू राव में कंटिन्यू क्यों कर रही है? आखिर क्यों, क्या कारण है? एमएस साहब का कौन सा इंटरेस्ट छिपा है कि इसी कंपनी को आगे बढ़ाना है? दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी अस्पताल में या किसी भी संस्थान में एक सिक्योरिटी कंपनी जो अपने लोगों को लगाती है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है, हॉस्पिटल की बात करें तो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हॉस्पिटैलिटी देना, जैसे कि अगर वो कुछ ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे तो उनकी हेल्प करना, अगर कहीं किसी पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी हेल्प करना, कहीं भीड़ भाड़ लग गई है तो उसको ठीक करना, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ के डॉक्टर्स को भी, पेशेंट्स को भी, और जो भी आ रहा है उनके साथ कोई अगर इनह्यूमन बिहेव करता है तो उसको रोकना। लेकिन तब क्या हो जब ये सिक्योरिटी वाले ही इनह्यूमन बिहेव करने लग जाए, ये खुद को गुंडा की तरह वहाँ पर शोकेस करे, तो ये जो चीज़ें देखी गई और ये आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है, तभी तो इनको ब्लैक लिस्ट किया गया। बावजूद इसके इसी सिक्योरिटी कंपनी को जो है एमएस साहब ने आगे एक्सटेंशन दे रखी है। क्यों भाई? तो सवालों के घेरे में है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अभी तो इनको और अच्छे से उधेड़ूंगी, क्योंकि
जिस तरीके का रवैया वहाँ देखा गया एक एमएस के द्वारा, डॉक्टर आनंद के द्वारा, जैसे वहाँ जो सिक्योरिटी स्टाफ थी जो बताई जा रही है कि वहाँ की वो सुपरवाइज़र है, तो एक सुपरवाइज़र जो अपने दूसरे स्टाफ को सुपरवाइज करने का जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो क्या सुपरवाइज कर रही है? जब वो खुद गुंडागर्दी कर रही है तो वो अपने बाकी स्टाफ को क्या ही ट्रेन करेगी, क्या ही बताएगी, क्या ही कहेगी कि किसी पेशेंट के साथ या कोई भी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ किस तरीके से आपको पेश आना है, आपको मैन हैंडल करना है, आपको उसके साथ गुंडागर्दी करनी है। सारी चीज़ें ही तो ये सिखा रही है। और कल जब ये सारी बातें एमएस साहब के नॉलेज में आई तो एमएस साहब का जो रवैया था वो मेरे से ज़्यादा सवाल कर रहे थे। वो सिक्योरिटी वाली से नहीं पूछ रहे थे, वो मेरे से ही सवाल कर रहे थे। जब मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो जो सबूत थे वो तो नष्ट कर दिए गए, आप सीसीटीवी कैमरा खोलिए, तो उनका जवाब था कि सीसीटीवी कैमरा तो काम ही नहीं करता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये सारा कुछ जो है एमएस के इशारे पर होता है। वहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं टाइम से, उनको लंबी लंबी कतार में खड़ा किया जाता है, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अगर काउंटर बहुत धीमी गति में चल रहा है तो लोग कहीं बैठ के प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उनको वहीं पे खड़ा रहना है। या कई जगह तो हमने देखा कि जो कतार में जो लोग खड़े थे वो अपनी जगह पे ही बैठ गए थे, वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, 70+। आप सोचिए कि हम आप 15 मिनट भी कंटिन्यू हमें खड़े रहने को बोला जाए तो एक टाइम हमारी भी इच्छा होगी कि हम बैठ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। लेकिन ये 70-75 ईयर्स के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या उनको इस तरीके से घंटों घंटों खड़े रखना ठीक था? और उनके लिए अगर पत्रकार जाती है, आवाज़ उठाती है, तो उसकी आवाज़ बंद करवाई जाती है। और कौन करवा रहा है? एमएस साहब, डॉक्टर आनंद। और उन्होंने ये सारे गुंडे को छोड़ रखा है, क्योंकि अगर वो वाकई में एक जिम्मेदार एमएस होते, जिम्मेदार डॉक्टर होते, जिनके लिए पेशेंट, क्योंकि पेशेंट से ही एक डॉक्टर की पहचान है। जब पेशेंट ही दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट सफ़र कर रहा है, पेशेंट के साथ मिसबिहेव हो रहा है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनको गुंडागर्दी करने के लिए तो लगाया ही गया है, इसके अलावा और भी इनका काम है। इनका काम है कि अपनी ड्यूटी ना करो और पेशेंट्स ढूंढो जो इनको 100-100 रुपए दे और ये उसको डायरेक्ट डॉक्टर से मिलवा दे। मतलब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आप 100 रुपया दीजिए। और 100 रुपया, क्योंकि ये बार बार जो वहाँ के पेशेंट है वो कह रहे थे मैडम ये वाला मुद्दा आप उठाइए ना, 100-100 रुपए की पर्ची बनाते हैं। मैंने क्या था ये? तो ये था। और ये मुद्दा आज का नहीं, ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। और मैं एक बात और आपको बताती हूँ कि ये जो लेडी है जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, जो सुपरवाइजर है, उसका नाम है अरुणा त्यागी। ये जो महिला है इसकी पहले भी वीडियो बन चुकी है। ये मैडम बहुत वायरल हुई है। और वायरल क्यों हुई है? वायरल होने के पीछे का कारण भी यही था कि उस वक्त भी ये किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी कर रही थी। पेशेंट के साथ बदतमीजी, पत्रकार के साथ बदतमीजी, शुरू से एंड तक बदतमीजी। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये बाउंसर्स के ग्रुप से ये आती है। तो भाई सिक्योरिटी लगाया, बाउंसर लगाया और इनको लगाया है क्या? पत्रकारों पर हमला करवाने के लिए या पेशेंट्स पे हमला करवाने के लिए। और जब पहली ही इसकी हिस्ट्री इतनी खराब है, बावजूद इसको क्यों कंटिन्यू रखा जा रहा है? 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई एक्शन मुझे तो सुनने में नहीं आया कि कोई एक्शन लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि एमएस साहब अपनी कमियां को छुपाने के लिए इन लोगों को लगाए हैं, क्योंकि वो जब जग जाहिर होगा, अगर एक्शन लेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि वाकई में एमएस साहब की गलती थी, इसलिए वो एक्शन ले नहीं रहे हैं। तो आपको आवाज़ उठानी है। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में आपको अच्छी सुविधा मिले, तो ऐसे करप्ट लोगों, ऐसे करप्ट अधिकारी, करप्ट डॉक्टर्स, करप्ट एमएस के खिलाफ आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जरिया बन सकते हैं। मैं
वहां पर बतौर पत्रकार गई थी, मेरा कोई पर्सनल काम तो था नहीं, ना मैं एज अ पेशेंट गई थी, मैं तो आवाज ही उठा रही थी उनके लिए जो वहां परेशान थे। लेकिन मेरी आवाज को पॉजिटिव वे में ना लेकर कि वाकई में लोग परेशान हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, उल्टा मेरे ऊपर ही ये एलिगेशन लगाने लग गए कि आप वीडियो क्यों बना रही थी, आप उन पीड़ित लोगों की दुर्दशा क्यों दिखा रही थी। अगर वो पेशेंट परेशान हो रहे थे, 3-3 घंटे खड़े थे, तो खड़े रहने देती, आपको क्या दिक्कत थी। जो पीड़ित है वो और पीड़ित होने के लिए ही तो पैदा हुआ है, और मलाई खाने के लिए डॉक्टर साहब। पूरा मामला है, आपको समझना पड़ेगा, पूरी आवाज साथ में उठानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिस्टम पर नकेल लगे, हम और आप जैसे लोगों को इंसाफ मिले। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आपके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।